उमा जितनी मेहनती थी उतना ही उमा का बेटा अमित आलसी और कामचोर था। अमित खाली समय में सोना पसंद करता और इतना सोना कि आस पड़ोस के लोग भी उसे कुंभकर्ण कहते थे। अरे अब तो उठ जा, पूरे दिन सोकर दिन काटता रहेगा क्या? फिर भी तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। आखिर तू चाहता क्या है? काम धंधा नहीं करेगा क्या? तुझे कोई लड़की भी नहीं देगा अपनी? अरे माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सोने दिया करो ना। सोने के अलावा तुझे कोई और काम धंधा है या नहीं? अभी सोने दो माँ मुझे, आप बाद में देखेंगे कि क्या करना है। ऐसा ही समय बीत रहा था। अमित दिन ब दिन आलसी होता जा रहा था। उमा अमित को हमेशा टोका करती थी कि उसका ज्यादा सोना अच्छा नहीं, लेकिन अमित किसी की बात नहीं सुनता था। अब सुबह का समय था। उमा घर का सारा काम करने के बाद आसपास के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। अब जब वो घर से निकल रही होती है और उसकी पड़ोसन विमला आती है। लगता है गलत समय पर आ गई। तू तो काम के लिए निकल रही है। अब क्या करूं? बेटा तो काम धंधा कर ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ करना ही होगा ना। विमला, तू बता कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? मैं तो बस यूं ही घूमते हुए तुझसे मिलने चली आई। अब तू काम पर जा रही है तो जा, मैं शाम को मिलती हूँ। इतना बोलकर विमला जाने लगती है। तभी उसके कानों में खर्राटों की आवाज आने लगती है। अरे राम रे राम, सुबह के 12 बज रहे हैं और तेरे घर में ये खर्राटे तेरा बेटा तो नहीं ले रहा ना? सही समझा बिल्कुल तूने। मेरा ही बेटा कुत्तों की तरह खर्राटे ले रहा है। इसे कोई काम धंधा नहीं है। आजकल मुझे तो इस बात की चिंता होती है कि इसे कोई अपनी लड़की देगा भी या नहीं। तू एकदम सही कह रही है। तू उसे जितना भी समझा ले, लेकिन इसकी सोने वाली आदत नहीं जाएगी, क्योंकि ये आलसी हो चुका है। उमा को उस वक्त काम पर जाना था। उमा तो काम पर जाने के लिए निकल पड़ती है और विमला अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जब उमा कुछ देर बाद घर लौट कर आती है तो देखती है उमा के घर का दरवाजा खुला है और उसके बेटे के साथ एक कुत्ता सोया हुआ है। अरे राम रे राम, इस लड़की को मैंने कितनी बार कहा है अगर मैं घर पे ना रहूं तो घर का ध्यान रखे। इस कुत्ते ने तो खुद का ध्यान नहीं रखा, तभी तो आवारा कुत्ते के साथ सोया हुआ है अभी तक। इतना कहने के बाद हॉल में उमा झाड़ू लेकर आती है और अमित को मारने लगती है। अमित भी घबरा कर उठ जाता है और जब वह इधर उधर देखता है तो उसकी माँ उसे मार रही होती है और उसके घर से एक कुत्ता निकल रहा होता है। अरे माँ, मार क्यों रही हो? प्यार से भी तो उठा सकती हो। आपको तो मारने का बहाना चाहिए होता है। कभी ताने मारती हो, कभी हाथ से मारती हो, कभी झाड़ू से मारती हो। परेशान हो गया हूँ मैं आपसे। तुझे शर्म नहीं आती क्या? घर खोल के सोया हुआ है। अगर घर में चोरी हो जाए तो तेरी कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं? पूरे मोहल्ले में तो चोर भरे पड़े हैं। एक कुत्ता घर में कम पाल रखा था जो एक और घुस के आ गया। अबे निकम्मे, तो कुत्ते के साथ सोया था। अब ताने देना बंद करो माँ। कुछ देना ही है ना तो खाना दे दो, भूख बहुत लगी है। खाना और सोना, तेरे पास यही काम है। तूने तो मेरी नाक कटवा दी है। नाते रिश्तेदार तेरे बारे में पूछते हैं कि अमित आखिर करता क्या है। मैं भी उन्हें कह देती हूँ बस सोने का काम करता है, वो भी कुंभकर्ण की तरह। उमा हर वक्त सोते जागते अमित को ताना दिया करती ताकि अमित सुधर जाए, लेकिन अमित को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ उसके लिए क्या कह रही है, क्या करती है। एक रोज उमा विमला के घर गई होती है और देर शाम अमित सो रहा होता है और अमित के घर में चोरी हो जाती है। और जब ये बात उमा को पता चलती है तो उमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे घर कैसे खुला हुआ है? मैं तो अभी कुछ देर पहले घर बंद करके गई थी। जरूर घर में कोई आया है और ये खर्राटे ले रहा है। अरे उठ भी जा, कौन आया है घर में? कहीं तेरे आवारा दोस्त तो नहीं आ गए? अब उमा घर में इधर उधर देखती है तो उसे कोई सामान इधर उधर गिरा हुआ या अपनी जगह से हिला हुआ नहीं मिलता। लेकिन जब वो पैसे देखने लगती है तो उसके पैसे गायब होते हैं और वो ये देखकर उमा सर पीट पीट कर रोने लगती है और अमित की नींद खुल जाती है। अरे क्या हो गया माँ, रो क्यों रही हो? आपके रोने के कारण ना मैं सो नहीं पा रहा हूँ। चुप हो जाओ। अरे कमीने हरामजादे, तुझे सोने की पड़ी है। यहाँ घर में पैसे गायब हो गए हैं। ना जाने कौन करम जला मेरे घर में चोरी करके चला गया। तुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। चोरी हो गई? लेकिन कैसे माँ? आपकी गलती होगी। कितनी बार आपको कहा है जाते समय दरवाजा बंद करके जाया करो, लेकिन आप हो ये किसी की नहीं सुनती। घर में कोई आए, तेरे पास कुत्ते बिल्ली सो जाए, घर का खाना खा जाए, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है माँ, अब तो चोरी हो गई है ना। अब रोगी, सर पीटोगी तो पैसे वापस आएंगे क्या आपके? नहीं ना। चलो खा पी कर ना
आराम से सो जाते हैं। वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है। इतना कहने के बाद अमित सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उमा के रोने धोने की आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन विमला उसके पास आती है। अरे क्या हो गया, क्यों रोना धोना लगा रखा है उमा तूने? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे नालायक कुंभकर्ण बेटे के होते हुए भी मेरे घर में कुछ ठीक नहीं हो सकता। ना ये काम धंधा करता है, ना घर का ध्यान रखता है। मैं अभी कुछ देर पहले तेरे घर से आई थी तो मैंने देखा कि मेरा घर खुला हुआ है और मेरे घर में चोरी हो गई है। तेरा बेटा सुधरने से रहा और तू उसे सुधारने से रही। अगर तू अपने बेटे को सुधारना चाहती है तो इसे घर से निकाल दे। जब 4 दिन सड़कों पर धक्का खाएगा ना, भूखा घूमेगा, तब इसे अक्ल आ जाएगी। उमा भी अपने बेटे से परेशान थी। अब उमा भी देर शाम अपने बेटे को उठाती है, लेकिन अमित उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उमा गुस्से में आकर अपने बेटे के ऊपर पानी डाल देती है और उसे उठाते हुए कहती है, तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, तू काम धंधा करेगा या नहीं? तेरे लिए तभी तो रिश्ता आएगा, वरना तू सारी जिंदगी ऐसे कुंवारा रहने वाला है। माँ आप तो जानती हो ना मेरी उम्र कम है। अगर मैं काम धंधा करने की सोचता भी हूँ ना तो मैं थक जाता हूँ। ऊपर से आप कह रहे हो काम धंधा करूँ। अरे बाद में करूँगा, अभी उम्र ही क्या है। आप चिंता मत कीजिए, अभी सोने दीजिए मुझे। अगर ऐसा है तो तू अभी इस बिस्तर को और मेरे घर को दोनों को छोड़ दे। मुझे ऐसा नालायक कामचोर बेटा नहीं चाहिए। माँ आप मुझे घर से निकाल रही हो? देखिए अगर मुझे घर से निकालोगी ना तो मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, धमकियाँ मुझे मत दे। तुझे जहाँ जाना है जा सकता है तू। अमित जैसे ही घर से बाहर निकलने लगता है वैसे ही उमा को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अमित अपनी माँ को बेहोश देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से अपनी पड़ोसन विमला को बुला कर लाता है। विमला भी उमा को दिखाने के लिए डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? वो कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरी माँ ठीक है, लेकिन कमजोरी के कारण उसे ये सब हुआ है। पूरे दिन तो काम करती रहती है और तू है कि खाट से हिलता भी नहीं है। नहीं, मैं अपनी माँ का ना पूरा ध्यान रखूंगा। मेरे कारण मेरी माँ की ऐसी हालत हुई है। और अगर नहीं रखा तो सच में मैं बता रही हूँ, तेरे जैसे कपूत को जन्म देकर उमा ने बहुत ही बड़ी गलती की है। अरे तू तो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकता, अपनी माँ का क्या ही रखेगा। अमित को अपनी माँ की तबीयत खराब हो जाने के बाद बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकता, ना ही वो खुद कुछ कर सकता है। लेकिन जब उमा को होश आता है तो उमा सबसे पहले अमित को ढूंढती है। विमला बहन, मेरा बेटा कहीं चला तो नहीं गया? मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकल जाने को कहा था। कहाँ गया होगा मेरा बेटा? ये रहा तेरा नालायक बेटा, अब उसे अकल आई है। ना जाने कितने दिन से अकल और घोड़े सब बेचकर सो रहा था। माँ ठीक तो है ना आप? देखिए माँ आप ना जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं काम देख लूंगा कहीं पे अच्छा सा और काम करूंगा भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुझे काम धंधा करना होगा क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो रही है। मुझसे कोई काम नहीं होता। देर से ही सही, लेकिन अमित को समझ आता है कि सोना हद तक ठीक है, वरना उसकी आदत बिगड़ जाएगी, जो कि पहले से बिगड़ी हुई थी। लेकिन अपनी माँ की तबीयत खराब देखकर अमित भी काम करना शुरू करता है। रिया अपने पिता अमित के साथ रहती थी। कुछ महीनों पहले रिया की माँ की मृत्यु हो गई थी। रिया की माँ के मरने के बाद पूरा घर रिया ने ही संभाला था। लीजिए पिताजी, चाय पीजिए। रिया बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू समय के साथ इतनी समझदार हो जाएगी। तेरी माँ के जाने के बाद तूने मेरा और मेरे घर का अच्छे से ध्यान रखा है। पिताजी, माँ के मरने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। बेटा अब तू बड़ी हो गई है, बचपन से तुझे माँ का सुख नहीं मिला। मुझे दूसरी शादी अब कर ही लेनी चाहिए। जब तक तेरी शादी नहीं होती तुझे माँ का प्यार मिल ही जाएगा। और बेटा शादी के बाद तू भी अपने ससुराल चली जाएगी, तो इस घर को कौन संभालेगा? ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। अमित दूसरी शादी कर लेता है। रिया को भी सौतेली माँ मिल जाती है जिसका नाम चांदनी होता है। चांदनी की एक बेटी होती है जिसका नाम वैशाली होता है। चांदनी रिया को उतना ही प्यार करती है जितना कि अपनी बेटी वैशाली से करती है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? दिन होने को आ गया, अभी तक इसके उठने का नहीं पता। अपनी नानी के घर भी ऐसे ही नाक में दम कर रखा था। उठ जा, अब बेशरम की तरह पड़ी हुई है। रिया को देख,
कितनी समझदार है, समय से पहले सब कर लेती है। क्या माँ, जब से हम इस घर में आए हैं तब से बस उस रिया से ही मेरी तुलना करती रहती हो। बेटा तू अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है और तुझे अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आता। रिया से कुछ सीख। वैशाली को अपनी सौतेली बहन रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी चांदनी रिया की तारीफ करती थी, वैशाली रिया से चिढ़ने लग जाती थी और रिया को बुरा भला बोलने लगती थी। वाह रिया बेटा, तूने सब्जी तो बड़ी स्वाद बनाई है, मजा आ गया खाकर। रिया के माँ के जाने के बाद मेरी बेटी ने ही घर को संभाला है। खाना बनाने का बहुत ही शौक है इसे। खाने में चाहे कुछ भी कह दो इसे बनाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। शुक्रिया, और लीजिए ना माँ सब्जी। क्या सीखूं मैं इससे? बड़ी बहन है तो क्या, मुझे नहीं करना, मुझे आता ही नहीं है, मैं करूँगी नहीं। माँ ऐसे मत बोलिए मेरी छोटी बहन को, वो सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे। अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अभी उसकी बड़ी बहन बैठी है उसे सब कुछ सिखाने के लिए। माँ बस करो, इतनी भी अच्छी नहीं बनी सब्जी जितनी आप तारीफ कर रहे हो। तुम मुझे अपनी बहन बनाने की कोशिश मत करो, समझी? तुम मेरी सौतेली बहन हो और सौतेली ही रहोगी मेरे लिए। मेरी माँ की भी तुम सौतेली बेटी हो। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? जो तेरा इतना अच्छा सोच रही है उसी के लिए अपनी तमीज भूल रही है। तू भूल गई है आज जहाँ तू अपना आराम फरमा रही है वो उसी का घर है जिसको इतना कुछ बोलने से पहले कुछ सोच भी नहीं रही है तू। रिया बेटा, मैं वैशाली की तरफ से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना जो तुम्हें इतना बुरा भला बोल रही है। माँ आप ये सब क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, वो अभी छोटी है, अभी नहीं समझी तो बाद में समझ जाएगी। वैशाली के इतना बुरा भला बोलने के बाद भी रिया उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। कुछ देर बाद रिया वैशाली के कमरे में खाना लेकर जाती है। वैशाली मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा, और ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुमने उस समय खाना नहीं खाया था तो सोचा अपनी छोटी बहन के लिए खाना ले आऊँ। ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो। तुम क्या सोच रही हो? तुम मुझसे माफी मांगने आओगी तो मैं तुम्हें माफ करके क्या अपनी बहन मान लूंगी? ये कभी नहीं हो सकता, समझी तुम? चली जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या समझ रही है, जब से यहाँ रह रहे हैं बस यही सुनने को मिल रहा है, खाना अच्छा बनाती है, ये वो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे उसकी तारीफ बंद हो जाए। फिलहाल तो मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अगर मैं अपने कमरे में खाना लाई तो रिया को पता चल जाएगा, इसलिए मैं चुपके से रसोई में जाकर जल्दी से खाकर आ जाऊंगी। वैसे सब्जी तो टेस्टी बनाई है, पर इतनी भी नहीं जितनी उसे तारीफ सुनने को मिलती है। अब जो मैं करने वाली हूँ उससे रिया की सब्जी की तारीफ नहीं होगी। रिया की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वैशाली बेशर्मों की तरह चुपके से रसोई में जाकर रिया के हाथों का बना खाना खाती है। और शाम होते ही जब रिया रसोई में जाती है तो देखती है कि एक दिन का बचा हुआ खाना नहीं है। रिया समझ जाती है कि वैशाली ने खाना खा लिया। आखिर वैशाली ने खाना खा ही लिया। सच में वो बच्ची है, जब बड़ी हो जाएगी खुद समझने लगेगी सब कुछ। मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ। आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाऊंगी जिससे मेरी बहन बहुत खुश हो जाए। रिया ये सोचकर खुश हो जाती है कि वैशाली ने उसके हाथों का खाना खा लिया। रिया शाम का खाना बनाने लगती है। रिया खाना बनाने के बाद रसोई से बाहर आती है। तभी चुपके से वैशाली रसोई में जाके रिया की सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है। आज देखती हूँ कहाँ से तारीफ होगी इसकी सब्जी की। ज्यादा उछलती है अपनी तारीफ सुनने के लिए। आज तो मजा ही आने वाला है जब माँ और पिताजी रिया को सुनाएंगे। ओह गॉड, अब ये कहाँ से आ गई? कहीं इसने मुझे सब्जी में कुछ मिलाते हुए तो नहीं देख लिया? अरे वैशाली, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? कुछ काम था क्या तुम्हें? अगर कुछ काम है तो मुझे बताओ। वो मैं पानी पीने आई थी। और हाँ, मुझसे ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या? वैशाली ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। रिया रसोई में जाकर देखती है कि रिया को रसोई में रखा खाना देखकर अजीब लगता है। वो सोच में पड़ जाती है। अरे मैंने तो सब्जी का ढक्कन बंद करके रखा था, ये खुला कैसे है? कहीं वैशाली ने क्या पता सब्जी तो नहीं चखी होगी। अगर वैशाली ने सब्जी चखी भी होगी तो उसे अच्छी लगी होगी, इसलिए तो मैंने आराम से बनाई है सब्जी। इस शरारती लड़की की आदत नहीं जाएगी चुप चुप के खाना खाने की। रिया सभी के लिए खाना परोसती है। खाने की काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। रिया की सौतेली माँ चांदनी बोलती है, रिया, खाने की तो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, तो ये सब खाने में कितना अच्छा होगा।
अरे बेटा, अब तारीफ ही करती रहेगी या खाना भी खिलाएगी? चलो अब खाना खाओ। आजा रिया बेटा, तू भी बैठ जा खाने के लिए। अरे ये क्या बना दिया? ये सब्जी नहीं, ये तो जहर लग रहा है। इतना नमक सब्जी में? अरे हाँ, ये तो जहर जैसा लग रहा है। रिया, तूने सब्जी कैसे बनाई है? पिताजी, मैंने तो सब्जी चखी थी बनाने के बाद, मुझे तो सही लगी थी। अब इसमें नमक इतना ज्यादा कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तूने इस सब्जी में नमक नहीं डाला तो क्या तेरे भूत ने डाला है? ले जा इस जहर जैसी सब्जी को यहाँ से। रिया के साथ हुआ देखकर वैशाली अपने कमरे में चुपचाप हंसती है। रिया फिर भी अपनी गलती को मानकर दूसरी सब्जी बनाने के लिए चली जाती है। अब आया मजा मुझे। रिया को इतना सुनने को मिला, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अब कल दिन में खाना बनाएगी जब मैं उसके खाने में मिर्ची डाल दूंगी। वैशाली फिर से रिया के खाने में मिर्ची डालने की कोशिश करती है, पर अचानक से चांदनी रसोई में आ जाती है। वैशाली के हाथ में मिर्ची का डब्बा देखकर वैशाली से बोलती है, वैशाली, ये तू क्या कर रही है? मिर्ची का डब्बा हाथ में लेकर क्या कर रही है ये सब? तू सब्जी में मिर्च डाल रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरी बहन रिया तेरे लिए इतना अच्छा सोचती है और तू उसके साथ ऐसा कर रही है। कल भी तूने ही नमक मिलाया होगा सब्जी में। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अब बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जलन की वजह से ये सब किया, अब कभी ये गलती नहीं होगी। माँ, वैशाली, तुम दोनों रसोई में क्या कर रही हो? वैशाली, तुम रो क्यों रही हो? रिया बहन, कल जो सब्जी में नमक था वो मैंने डाला था। रिया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया अपनी सौतेली बहन को माफ कर देती है और खुशी खुशी दोनों बहनें एक साथ रहने लगती हैं। मैंने तो इतना नमक डाला ही नहीं था सब्जी में, फिर ये कैसे हो गया? कहीं वैशाली ने तो नहीं किया ये सब? नहीं नहीं, वो क्यों करेगी? शायद मेरी ही गलती की वजह से ये सब हुआ है। शायद अभी इसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शांति हो जाएगा, फिर अपने आप रसोई में आकर खाना खा लेगी।